हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट टर्म देखी कि किस तरह से अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड या किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और उससे रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉ देखा था, बायो-सेवर्ट लॉ, जिसने हमें ये बताया था कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट किस पॉइंट तक होगा या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड एंड थंब रूल भी देखा था। चलिए अब इसे कंटिन्यू करते हैं और आज एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि अगर कोई सर्कुलर लूप है आपके पास इस तरह का, जैसे आप अभी सामने देख रहे हैं, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। एक सर्कुलर वायर, एक स्ट्रेट वायर को आपने सर्कुलर फॉर्म में लूप बनाकर रखा हुआ है और इम्पॉर्टेंट टर्म, आप इस लूप से करंट को फ्लो करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लूप बना हुआ है, उस लूप से आपने क्या किया हुआ है, करंट फ्लो करवा दिए। ऑब्वियसली इस लूप में करंट इस तरह से फ्लो होगा। तो इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होने की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा उसका रिलेशन क्या होगा, वो किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जबकि उस सर्कुलर लूप से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं एक सर्कुलर लूप। आप देख सकते हैं हमने एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया है यहाँ पर, और ये सर्कुलर लूप इस तरह का है। सपोज इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O और इसकी रेडियस A। आप देख सकते हैं ये जो रेडियस है इसकी क्या है, A। और इम्पॉर्टेंट टर्म, इस पूरे सर्कुलर लूप में हमने इसका छोटा सा पार्ट, इसके पेरीमीटर पर हमने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया हुआ है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है AB जिसकी लेंथ है DL, ठीक है। एक करंट एलिमेंट है AB जिसकी लेंथ है DL और इससे फ्लो होने वाली करंट भी ऑब्वियसली I होगी क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये सर्कुलर लूप का ही पार्ट है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टर्म, इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस सेंटर पर, इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पर, उस मैग्नेटिक फील्ड को ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर O, ठीक है, इस O को अगर मैं ज्वाइन करूँगा इस DL से तो ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जाकर कनेक्ट होगा इससे। इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है R जो इस IDL की डायरेक्शन को शो कर रहा है, I इंटू DL की डायरेक्शन को शो कर रहा है यूनिट वेक्टर R। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले हमने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा था। बायोट-सेवर्ट लॉ यही कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से या किसी करंट एलिमेंट से कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे अगर हम DB बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो DB होगा उसकी इक्वेशन दी जाएगी μ0/4π IDL क्रॉस R² अपॉन A²। आपको याद आ रहा होगा हमने एक इक्वेशन लिखी थी कल इसी के लिए, DB इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा अपॉन R²। आपको याद आ रहा होगा मैंने कहा था कि ये जो IDL साइन थीटा है जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं μ0/4π। बायोट-सेवर्ट लॉ का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म था ये, I क्रॉस DL, ठीक है। IDL साइन थीटा को मैं I क्रॉस DL लिख सकता हूँ बिकॉज इट्स शोइंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स अपॉन R²। और मैंने कहा था क्योंकि अब यहाँ पर ये वेक्टर डिफाइन हो रहा है इसलिए इसके यहाँ का यूनिट वेक्टर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा और वो हो जाएगा R कैप। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने शो किया हुआ है इजीली μ0/4π IDL इंटू R कैप अपॉन A²। यहाँ पर A क्या है, A इज़ अ रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के बिल्कुल इक्वल। यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो I इंटू DL है ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी एल है एक करंट एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन भी हम शो कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट टर्म, ये जो डी एल है ये बेसिकली इससे फ्लो होने वाली करंट को भी यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और किसकी डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है? सपोज आर कैप की डायरेक्शन में, और ये यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है। ये किसे डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है सी ओ को, इन द डायरेक्शन सी ओ, ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। सो चलिए देखते हैं इसे हम थोड़ा सा और आगे। सो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जो रिलेशन है हमारे पास आई डी एल क्रॉस आर कैप, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और सॉल्व करूं, अगर इसी फॉर्म को मैं फिर से एक बार देखूं जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है साइन थीटा क्या है। यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन आई डी एल और इस पॉइंट ओ के बीच का एंगल है। इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली हमें पता है अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में साइन थीटा की जगह 1 पुटअप कर दें तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल, ठीक। सो हमने इक्वेशन को मॉडिफाई करके फाइनली डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसे ए स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियस ए ली हुई है, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिया है मैंने, यहाँ पर भी लिख दिया है ए, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया ए। सो फाइनली यहाँ पर हमने लिख दिया इसे मॉडिफाई करके म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को, किसकी वजह से? एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने सिर्फ एक इतना करंट एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है डी बी। ऑब्वियसली यहाँ पर इसके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, कोई एक पार्ट तो है नहीं, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं जिसकी कोई काउंटिंग एक्चुअल में है नहीं। तो इन सारे पार्ट्स की वजह से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, डी बी सभी की वजह से डी बी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। सो क्योंकि ये सर्कुलस क्या है? कंटिन्यूस बॉडी है। सर्कुलर क्या है? एक तरह का कंटिन्यूस बॉडी है। अब ये अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे से पार्ट से पूरी कंटिन्यूस बॉडी का इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली क्या कैलकुलेट करेंगे? लाइन इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो डी बी है, इस डी बी, ये जो डी बी है जो स्मॉल इफेक्ट को शो कर रहा है एक स्मॉल करंट कंपोनेंट के, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया ताकि हम इस पूरे लूप के वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें। सो हमने यही किया, हमने इस डी को इंटीग्रेट किया। डी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इक्वेशन है डी की म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो म्यू जीरो इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आपको पता है ये तो परमिएबिलिटी है, अपॉन 4 पाई, ये भी कॉमन बाहर आ जाएगा। आई करंट जो फ्लो हो रही, करंट भी कांस्टेंट ही होगी, ऑब्वियसली करंट में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। और ए स्क्वायर भी क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी क्योंकि रेडियस ऑफ द लूप भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो इसलिए म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर हमने बाहर रख दिया इंटीग्रेशन की। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है। अब बचा क्या अंदर बचा डी एल वेरी हो रहा है क्योंकि डी एल जो होता है वो सिंगल नहीं है फिलहाल, अभी यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ डी एल्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमें डी एल की वजह से इफेक्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन होगा। अब ये डी एल का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो किसी भी सर्कुलर लूप का मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? मैक्सिमम लेंथ होगी इसके पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के बराबर, इसका जो भी पेरीमीटर होगा या सरकमफेरेंस होगा उसके बराबर। और अगर इसकी रेडियस ए है, अगर सपोज इसकी रेडियस कितनी है ए, तो इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई ए, या इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई। सो इसी तरह से यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर लूप में अगर हम ध्यान से देखें, सो इस लूप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस सर्कल से क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। और ये जो सर्कल है या फिर ये जो लूप है, इसे हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे फिलहाल, क्योंकि हम लूप बोल रहे हैं, लूप हमेशा क्लोज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक सर्कल की, तो सर्कल का रेडियस यहाँ पर कितना है ए, तो ऑब्वियसली इसका पैरामीटर भी कितना हो जाएगा 2 पाई ए। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है, मैं थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है
वो ऑब्वियसली कितना होगा, वो होगा 2 पाई ए के इक्वल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी हमने वही किया। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, इस इक्वेशन में जो डीएल का इंटीग्रेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएल का इंटीग्रेशन वो हम रख देंगे 2 पाई ए, पुटअप करेंगे। सो फाइनली ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई और आई बचा क्या, सिर्फ 2 पाई आई। तो हमने यहाँ लिखा म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। ये फाइनली हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई किसकी, सेंटर पर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की, किसी भी लूप के सेंटर पर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि उस लूप से कोई करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल लूप हो, अगर सपोज ऐसे मल्टीपल लूप्स हैं, है ना, एक लूप नहीं ऐसे मल्टीपल लूप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोटर वगैरह में वाइंडिंग होती है, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक ही पर्टिकुलर कोर पर बहुत सारे टर्न्स किए हुए होते हैं वायर के। आप देख सकते हैं अगर सपोज इस तरह का कोई सिस्टम बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, और इस सिस्टम पर ऐसे नंबर ऑफ वायर टर्न्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर सर्कुलर बहुत सारे लूप्स हो गए। सपोज यहाँ पर ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स है, पहला लूप, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ऐसे नंबर ऑफ लूप्स कितने, n। तो ऑब्वियसली सी बात है इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पर, वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक लूप की वजह से प्रोड्यूस होने वाला अभी हमने कैलकुलेट किया b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। तो ऑब्वियसली ऐसे अगर n टर्न्स होंगे तो ये n टाइम्स हो जाएगा। सो फाइनली इक्वेशन हैज़ बिकम म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। सो ये डेरिवेशन था किसी सर्कुलर लूप की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर, जबकि उस सर्कुलर लूप से करंट आए फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल डेरिवेशन है। आगे इस डेरिवेशन का यूज़ हम और करेंगे अलग अलग डेरिवेशंस में। अब चलिए इसी को थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकली इसे और बेहतर समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जो इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन पर बेस्ड है। क्या कहा है इस न्यूमेरिकल में, द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसका प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हमने ये देखा था डायग्राम में, वैसा ही एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। ठीक है, इट हैज़ ए 10 टर्न्स, इसमें 10 टर्न है। तो क्लियरली 10 टर्न्स वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 10 आपको ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, ईच ऑफ द 8 सेंटीमीटर रेडियस, हर किसी की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेडियस ए की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर दे दी है हमें, तो इसे हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 0.08 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, अ करंट ऑफ द 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, करंट की वैल्यू भी दे दी, करंट 2 एम्पियर की इससे फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, विच अपीयर्स क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली अबोव इट। ठीक है, अब ये जो करंट फ्लो हो रही है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा भी हमने जो सर्कुलर लूप कंसिडर किया था, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यहाँ पर भी देखिए करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकती है, बट यहाँ पर फिलहाल कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। जब हम इसे ऊपर से देखते हैं, मतलब पॉइंट वर्टिकली अबोव फ्रॉम इट, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें क्लॉकवाइज अपीयर हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम आज देखेंगे। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड तो पता करना ही है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी पता करनी है। और डायरेक्शन पता करने के लिए आपको याद आ रहा होगा कल हमने मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ा था, उसी का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे और देखते हैं। एट द सेंटर, सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट। ठीक है, तो करंट की वजह से हमें इस लूप के या इस कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है। अभी हमने जस्ट फार्मूला कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एन टर्न्स के लिए, म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। अभी जस्ट हमने ये फार्मूला कैलकुलेट किया था, आपको याद आ रहा होगा, ये जस्ट देखिए यही सेम फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर म्यू 0/4 पाई को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। इसे हमने कल लेक्चर में देखा था, आपको याद आ रहा होगा, कल के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था। और फाइनली
ये वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। और यहाँ पर ऑलरेडी 2π/NI/A के लिए वैल्यू हमें दी हुई है, μ0/4π के लिए 10⁻⁻7 पुटअप कर दिया, 2 एज इट इज़ है, पाई एज इट इज़ है। एन की वैल्यू 10 ऑलरेडी दी हुई है हमें, तो एन की वैल्यू 10 हमने पुटअप कर दी और आई की वैल्यू 2 यहाँ पर पुटअप कर दी है। और सबसे खास बात ए रेडियस 0.08 मीटर, यहाँ पर हमें याद रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ज़रूर करना है। हमें हमेशा एसआई क्वांटिटीज़ के अंदर या एसआई यूनिट्स के अंदर हमेशा हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर रख दिया 0.08 मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी विल गेट द आंसर 1.57 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, सो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आंसर आ गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अगर कोई पर्टिकुलर कॉइल है जिसमें 10 टर्न्स हैं और जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और उससे 2 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा 1.57 10⁻⁴ टेस्ला। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमसे पूछा गया था, डायरेक्शन भी बताइए। तो देखिए कल आपको याद आ रहा होगा कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल था, जिसने हमें ये बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, किसी सर्कुलर रूप में अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप किसी स्क्रू को कस रहे हैं तो कसने के दौरान स्क्रू क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा कि करंट की डायरेक्शन क्योंकि क्लॉकवाइज है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सो ये था इम्पॉर्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा लॉ दिया था जिसने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन को शो किया। ऑलरेडी उसके बीच में रिलेशन को शो करने के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ भी है, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल, उससे भी सिंपल एक लॉ और दिया गया। ठीक है, जो क्या था, इट स्टेट्स दैट, उन्होंने ये कहा, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड बी का लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या है, किसी पर्टिकुलर एक लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, 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 तो इस पूरी लाइन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स ऑफ द करंट I flowing through that particular circuit। ठीक है, so it states that line integral of the magnetic field B around any closed path, line integral of the magnetic field B around any closed path or the circuit is equal to the μ0 times of the total current I threading to the closed circuit। ठीक है, बिल्कुल हम इसको ऐसे भी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास ये क्लोज सर्किट है कुछ, ठीक है, क्लोज सर्किट, हम आप सबसे सिंपल क्लोज सर्किट जो होता है वो एक सर्कल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्कल ही कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सर्कल ही हो, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पाथ भी हो सकता है, इस तरह से कोई रेगुलर पाथ भी हो सकता है, बट फिलहाल अभी हमें डेरिवेशन करना है, जो वो डेरिवेशन एक सिंपल आइडियल कंडीशंस के लिए करना है, इसलिए हमारे पास सबसे सिंपल जो शेप होगा या सबसे सिंपल जो सर्किट होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर सर्किट होगा, इसलिए हम यहाँ पर सर्कुलर सर्किट ही कंसिडर करेंगे। सो एम्पियर सर्किटल लॉ का ये कहना था कि इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ से अगर कोई करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, या सॉरी इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ को कोई करंट अगर थ्रेड कर रही है, ठीक है, कोई करंट अगर थ्रेड कर रही है, मतलब इस तरह से वर्टिकली इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, ये सर्कुलर क्लोज पाथ है आपका, ठीक है, सर्कुलरली क्लोज पाथ है, और इस क्लोज पाथ को कोई करंट एलिमेंट इस तरह से थ्रेड करता हुआ जा रहा है, इस तरह से स्ट्रेटली इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई कोई थ्रेडिंग एलिमेंट है, कोई पर्टिकुलर करंट एलिमेंट है जिससे करंट फ्लो हो रही है एक्स से वाई की तरफ, और ये कहाँ से पास हो रहा है, ये इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, और इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, और इस सर्कल के पॉइंट पी पर हमें सपोज कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड बी, सर्कल के पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी हमें कैलकुलेट करना है।
सो ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये इसका लाइन इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, इसका लाइन इंटीग्रेशन b इंटू डी एल विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन आई। इस आई का, इस करंट आई का म्यू ज़ीरो टाइम्स होगा। म्यू ज़ीरो क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये जो इस मीडियम में ये करंट एलिमेंट और ये सर्कल लाई कर रहा है या फिर ये जो प्लेन लाई कर रहा है, ठीक है, इस मीडियम की परमिएबिलिटी, सपोज यहाँ पर अगर ये वैक्यूम में रखे हैं तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू ज़ीरो, ठीक है। तो उसका म्यू ज़ीरो टाइम्स और इससे करंट फ्लो जो हो रही है वो म्यू ज़ीरो इंटू आई होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि क्या वाकई में ऐसा होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ देखेंगे हम, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ देखने के लिए हमने इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, और इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें b इंटू डी एल की, कि अगर हम यहाँ पर b इंटू डी एल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर ये हमारा पूरा की पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस सर्कल के इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो B है, और यहाँ पर ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने सर्कल का कंसिडर किया हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, DL। सो बी डॉट डी एल ये कैसा हो गया, दो वेक्टर्स, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स हैं, ये लाइन एलिमेंट भी वेक्टर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमें पता है वो होता है बी डी एल कॉस थीटा, और हमें पता है डी एल कॉस थीटा क्या होगा, इस डी और बी एल के बीच का एंगल, डी और डी एल के बीच का एंगल। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से तो बी क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ ये जो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, सपोज़ हमें पता है बहुत अच्छे से, हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है अभी। राइट हैंड थंब रूल ये बताता था हमें कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसके अराउंड प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट टू द कर्व होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर है और उसकी डायरेक्शन हमें देखनी है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है। और ऑब्वियसली इस टेंजेंट टू द कर्व की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो टेंजेंट टू द कर्व ये हो गई बी की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में लगभग क्या होगा, डीएल एलिमेंट भी होगा, ठीक है। क्योंकि सपोज अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया हुआ है डीएल, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी और जो लगभग बी की डायरेक्शन होगी वो दोनों क्या होगी, लगभग सेम ही होगी। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं बी और डी एल इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। इसलिए बी डी एल, यहाँ पर हमने जो लिखा था बी डॉट डी एल, ठीक है, तो बी डॉट डी एल ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ज़ीरो, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, हमें पता है बहुत अच्छे से कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा बी डॉट डी एल में, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ बी डॉट डी एल ही। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया बी डी एल, ठीक है, फाइनली कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी का जो लाइन इंटीग्रेशन होगा उसे हम बी डी एल सिंपली से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बायोट सेवर्ट लॉ का फिर से यूज़ करें, अगर थोड़ा सा अभी हमने इसके पहले देखा था, वो हमें ये बता रहा था कि उसने हमें यही तो कहा था कि किसी कंडक्टर से अगर कोई करंट पास हो रहा है तो उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, और फिर उसी को हमने अप्लाई किया था सर्कुलर लूप में, और सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था एक पर्टिकुलर रेडियस आर पर। तो वो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, आपको याद आ रहा होगा, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने जस्ट अभी किया था। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम और सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये बी बेसिकली इसी को तो डिफाइन कर रहा है, हम यही कंडीशन तो लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर से कोई करंट पास हो रहा है तो इससे एक पर्टिकुलर रेडियस पर जो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, सपोज बी डी एल म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर।
सो हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को पुटअप कर देंगे इस इंटीग्रेशन में। तो चलिए हम पुटअप करते हैं। तो हमने बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ द म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर इंटू डी एल पुटअप कर दिया हमने सीधे सीधे b की वैल्यू को यहाँ पर। और फाइनली जब हम इसे देखेंगे तो 2i r ये तीनों वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट है। ये सब कुछ यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी एल। और ऑब्वियसली सी बात है, सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूँ। डीएल क्या है, एक एलिमेंट है सर्कुलर लूप का छोटा सा। तो ऑब्वियसली छोटा सा एलिमेंट है। अगर पूरे एलिमेंट की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी पेरीमीटर के बराबर 2 पाई आर, क्योंकि इसका रेडियस यहाँ पर आर है। तो इसलिए इस डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर। तो इसलिए हमने यहाँ पर डीएल का इंटीग्रेशन पुटअप किया 2 पाई आर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, म्यू ज़ीरो आई। सो यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ म्यू ज़ीरो आई। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखा दिया है एम्पियर सर्किटल लॉ को। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ कर दिया है। इट मे बी नोटेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ चेंजेस विद द चेंजेस इन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, बट द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ओवर एनी क्लोज सर्कुलर पाथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये ही चीज़ प्रूफ हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी सर्कुलर पाथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कभी भी इस सर्कुलर पाथ की रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट टर्म बात है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से अगर कोई करंट पास हो रही है तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती जाएगी वो वेरी होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ पर अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड इसकी कंडक्टर से दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इसकी करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसकी करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी बी डॉट डी एल, ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, आई पर डिपेंड करेगी और मीडियम पर डिपेंड करेगी, ना कि रेडियस पर। सो इट मे बी नोटेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field at a point on the circular path changes with the change in radius of the circular path, but the लाइन इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो रेडियस के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन अगर लाइन इंटीग्रल की हम बात करें तो लाइन इंटीग्रल जो होगा ऑफ बी ओवर एनी क्लोज सर्कुलर पाथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा कंक्लूजन था। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो इस लेक्चर को रिपीट करके 2-3 बार और ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ में प्रीवियस लेक्चर भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या बोलती है, एप्लीकेशंस ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब जो अभी हमने बायो सेवर्ट लॉ की वजह की मदद से जो कैलकुलेशन किया था, अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से भी कैलकुलेशन करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है हमारे पास। ठीक है, आप देख सकते हैं, सपोज इस तरह का कोई वायर है। ठीक है, इस वायर से करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे। ठीक है, सो कंसिडर एन इन्फिनिटी लॉन्ग एक्स वाई करंट कैरिंग वायर एश। ठीक है, तो हमने सपोज एक वायर कंसिडर कर लिया यहाँ पर, और बिल्कुल इसके लिए जो डायग्राम है हमारा, हम पहले वाला डायग्राम ही कंसिडर करेंगे जो अभी हमने जस्ट कंसिडर किया हुआ था। ये वाला एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हो गया जिसमें एक्स और वाई, ठीक है, और इससे करंट फ्लो हो रही है आई, और यहाँ से सपोज पॉइंट पी पर, जो कि इसकी इसके सराउंडिंग जो सर्कल मौजूद है उसके पॉइंट पी पर मौजूद है, और इसकी रेडियस कितनी है आर। तो हमने यहाँ पर यही किया, सपोज कंसिडर किया हुआ है एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर एक्स वाई कैरिंग द करंट आई। ठीक है, सपोज दैट द पॉइंट पी इज द पॉइंट एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर, हमें पता है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर इज टू बी डिटरमाइंड, हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, draw the circle of the radius r passing through the point p such that the wire xy is normal to the plane of the circle
एंड पासेस टू इट्स सेंटर। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि सपोज हमने यहाँ पर जो सर्कल क्रिएट किया हुआ है वो सर्कल कैसा है, ठीक है, वो सराउंड द वायर है, और इस वायर के सराउंड होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो वायर है ये कैसा हो रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है या इसको थ्रेड करता हुआ जा रहा है। तो हमने यही कैलकुलेशन लिया हुआ है सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि इसका जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया हुआ है DL, अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ कितना होगा, B.dl हमें पता है, और हमें पता है एम्पियर सर्किटल लॉ से ये कितना होता है, μ0I, ठीक है, μ0I। और ऑब्वियसली BDL के लिए अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं cos BDL cos 0 लिखकर cos थीटा। हमें पता है कि यहाँ पर DL और B के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इसे, तो यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया cos 0, फाइनली मिला हमें BDL, और यहाँ से B कॉमनली बाहर आ गया, बचा क्या, ओनली DL। सो ये फाइनली हमारे पास रिलेशन बिल्कुल वही की वही है जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेशन किया हुआ है थोड़ी देर पहले, एज इट इज़ वही की वही। अब यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंटली बात क्या हो रही है कि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, बी इंटीग्रेशन ऑफ द DL, तो इंटीग्रेशन ऑफ द DL कितना होगा, 2πr। ये भी अभी जस्ट हमने कहा था कि DL की मैक्सिमम वैल्यू, DL क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, तो यहाँ पर DL की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ऑब्वियसली इसके पेरीमीटर के बराबर, और वो कितना होगा, 2πr। सो इसलिए हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया DL की जगह 2πr। तो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा B × 2πr। अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है, क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, कि ये जो B.dl है ये किसके इक्वल होता है, μ0 × I के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम B.dl लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, इसे की जगह हमने पुटअप कर दिया μ0I, और B × 2πr इसकी वैल्यू है, तो ये हमने इसको इक्वलाइज करके पुटअप कर दिया। तो यहाँ से फाइनली B की वैल्यू हमारे पास आ रही है μ0/4π2I/r, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट द पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, ठीक है। अगर कोई इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, उस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे डिस्टेंस r पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, B = 2I/r, B × μ0/4π। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड क्या होगा, ए सोलेनाइड इज टाइटली वाउंड हेलिकल लूप फ्रॉम इट्स इंसुलेटेड वायर। सोलेनाइड कैसा होगा, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से किसी कोर पर अगर आपने इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में किसी वायर को लपेटा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, सोलेनाइड कहलाता है। सो अ सोलेनाइड इज अ टाइटली वाउंड हेलिकल लूप फ्रॉम एन insulated wire such that its length is very large as compared to its diameter, ठीक है। सो इसकी जो लेंथ होगी वो इसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, बट फिलहाल अभी आप ये समझिए कि आपने किसी कोर पर इस तरह से हेलिकल शेप में वायर को लपेटा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर होगा ये डिफाइन करेगा एक सोलेनाइड को। सो हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए, कंसिडर द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड हैविंग द एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, हमने पर यूनिट लेंथ सपोज कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड है इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, फिलहाल डिफाइन नहीं हो रही, तो इसलिए हमने पर यूनिट लेंथ जो है, सपोज इसके अंदर जो टर्न है वो कितने एन है, एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में सपोज एन टर्न्स हैं इसमें, ठीक है, हमने ये कंसिडर किया हुआ है। So consider the long straight solenoid having the n turns per unit length and the wound on the cylindrical former, ठीक है, एक cylindrical former या एक cylindrical object पर आपने इसे wound किया हुआ है। When the current I is passed through it, magnetic field is produced due to the solenoid। जब भी करंट इससे पास होगी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मैग्नेटिक लाइंस आपको इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस हमें नज़र आ रही है। ऑब्वियसली सी बात है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस होगी यहाँ पर जब भी हम इस सोलेनाइड को देखेंगे इस तरह से, ये सोलेनाइड का जो साइड व्यू होगा इस तरह से सर्कल होगा, इस सर्कल पर अगर हम देखेंगे, अगर हमें यहाँ पर इस सर्कल पर करंट की जो पोजीशन है या करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से नज़र आ रही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन नज़र आ रही है तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा उस पर्टिकुलर मैग्नेट का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ पर इस केस में
इस केस में यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी करंट, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, सॉरी इस डायग्राम के हिसाब से सपोज यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नज़र आएगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ पोल पर आकर रुक रही है, ठीक है, मैग्नेट के बाहर। इसी तरह से बिल्कुल नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल पर आकर एंड हो रही है। और सपोज़ यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी करंट की वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, इसलिए यह क्या डिफाइन होगा, उसका साउथ पोल डिफाइन होगा। So it may be pointed out that the magnetic field produced at the straight solenoid is similar to that produced by the magnetic dipole at the points well inside the solenoid, ठीक है। So let B is the strength of the magnetic field at a point well inside the solenoid. solenoid के अंदर जो magnetic field है उसकी strength suppose हमने consider की हुई है B. In order to determine the B, consider the rectangular closed path ABCD as shown in the figure. हम देख सकते हैं यहाँ पर एक rectangular closed path हमने ABCD consider किया हुआ है, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ हमने कंसिडर किया हुआ है। सपोज कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, वो फ्लो होती हुई ऐसी जा रही है, हालांकि करंट इस तरह से फ्लो होगी इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं एरो की डायरेक्शन, बट अभी हमने इस तरह से इसको रेक्टेंगुलरली कॉमनली कंसिडर किया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, so in order to determine the B, consider the rectangular closed path ABCD as shown in the figure. Let the length of the rectangular path AB is equal to L. हमने यहाँ पर AB is equal to L कंसिडर किया हुआ है, आप देख सकते हैं AB इसकी लेंथ कितनी कंसिडर की हुई है हमने L सपोज। So obviously the number of turns of the solenoid इनक्लोज बाय द रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू द एन इन टू एल। अब क्योंकि पर यूनिट लेंथ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने स्मॉल एन है, इसलिए हमने यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे एन इन टू एल। क्योंकि एक यूनिट लेंथ के अंदर एन है तो टोटल लेंथ एल में कितने हो जाएंगे एन इन टू एल टर्न्स हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर अगर हम देखें, सिंस द करंट आई थ्रेड्स द रेक्टेंगुलर पाथ n into L times the total current threading the rectangular path is n into L into I according to the एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हो गया, दूसरा सर्कुलर पाथ हो गया, तीसरा सर्कुलर पाथ, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, से नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हैं, और एक सर्कुलर पाथ को करंट थ्रेड कर रही है, दूसरे सर्कुलर पाथ को थ्रेड कर रही है, तीसरे सर्कुलर पाथ को थ्रेड कर रही है, ठीक है। तो ऐसे सपोज कितने टर्न्स को थ्रेड कर रही है एन इंटू एल टर्न्स को थ्रेड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी सपोज आई इंटू एन इंटू एल, ठीक है। सो since the current I threads the rectangular path n into L times, the total current threading the rectangular path is n into L into I. According to the ampere circuital law, line integral of the magnetic field B along the rectangular path ABCD is equal to the mu 0 n L I, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, करंट की वैल्यू ऑब्वियसली हो रही है आई इंटू एन इंटू एल, सो इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है म्यू ज़ीरो इंटू आई। मैं फिर से लिखता हूँ इसे थोड़ा सा, जो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ हम नॉर्मली लिखते हैं बी डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है म्यू ज़ीरो आई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू है आई इंटू एन इंटू एल, ये हो जाएगा, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा है कैलकुलेशन इसका। सो फाइनली हम यहाँ पर अब एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारे पास आ गया बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल अकॉर्डिंग एज पर द ए बी सी डी रेक्टेंगल म्यू ज़ीरो एन इंटू एल इंटू आई। तो यहाँ पर अब इस रेक्टेंगल की फोर आर्म्स ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। तो इन चारों आर्म्स के अराउंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर्म ए बी के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी के अराउंड बी सी सी डी और डी ए, इनके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअल में डिफाइन कर रहा है चारों आर्म्स के अराउंड ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। अब देखिए सिंस द डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द बी सी एंड ए डी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन एलिमेंट है इस लाइन एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन
ये जो हमारा लाइन एलिमेंट रहेगा, ये लाइन एलिमेंट है, ये लाइन एलिमेंट है हमारा डी एल डी एल डी एल, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर आर्म कौन सी है हमारे पास, ये है बी सी और डी ए। अब बी सी और डी ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में बी सी और डी ए के केस में जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल, जो इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इसलिए ये सब कुछ हो जाएगा 0। सो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा बी सी बी डॉट डी एल ए डी बी डॉट डी एल इक्वल टू हो गया 0। और इसी तरह से यहाँ पर एक और टर्म देखें, फॉर द सोलेनाइड whose length is much larger than its diameter, the magnetic field at the points outside the solenoid is practically 0, ठीक है। आउटसाइड द सोलेनाइड अगर हम बात करें सी डी, सो ये वाला जो पॉइंट्स होगा यहाँ पर अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर इसकी लेंथ सोलेनाइड की लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पर इस सोलेनाइड के बाहर ये वाली जो आर्म है हमारी सी डी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ के अराउंड ही होगा यहाँ पर आसपास। सो फाइनली हम यहाँ पर डी सी या सी डी बी डॉट डी एल भी 0 हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ए बी जो कहाँ से पास हो रहा है, सोलेनाइड के अंदर वाली आर्म में, सिर्फ यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फाइनली ये हो जाएगा ए बी बी डॉट डी एल, ठीक है। सो ए बी सी डी हो जाएगा बी डॉट डी एल किसके अलॉन्ग, सिर्फ एक आर्म ए बी बी डॉट डी एल के अलॉन्ग। और ए बी डॉट डी एल क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डी एल की डायरेक्शन दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं ये ए बी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सेम है। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप समझ सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि तो इंटीग्रेशन ऑफ द बी डॉट डी एल आप यहाँ पर देखिए हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फाइनली बचेगा बी डॉट डी एल ए बी सी डी बी डॉट डी एल बचा बी इंटीग्रेशन ऑफ द ए टू बी इंटू डी एल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सोलेनाइड में जो 4 आर्म कंसिडर की थी उसमें से सिर्फ एक आर्म के अलॉन्ग ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी बची हुई 3 आर्म के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा यहाँ पर। सो उसे भी हमने सॉल्व करके लिख लिया यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ दिस, और ये बिल्कुल वही पुराना वाला केस आ गया, अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। और हमें पता है कि यहाँ पर जो डी एल होगा, जो लेंथ होगी, वो लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ होगी ऑब्वियसली सी बात है एल। अभी हमने कंसिडर किया था कि सोलेनाइड की लेंथ कितनी है एल, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ बी इंटीग्रेशन ऑफ द डी एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एल होगी यहाँ पर। तो हमने वही किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की मैक्सिमम वैल्यू है एल, वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। सो फाइनली आप देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी बी डॉट डी एल या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू हो गया बी इंटू एल। और यहाँ पर हमें पता है बी एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बी डॉट डी एल के इक्वल। और बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है सोलेनाइड के अलॉन्ग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसकी जो लाइन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने इसके पहले कैलकुलेट की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा था उसे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू 0 एन इंटू एल आई के इक्वल होगी ए बी सी डी के अलॉन्ग। सो हमने इसलिए यहाँ पर पुटअप कर दिया म्यू 0 एन इंटू एल इंटू आई, अभी जस्ट हमने कैलकुलेशन किया था इसका। यहाँ से हम देख सकते हैं एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 एन इंटू आई। सो ये हो गया कैलकुलेशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू द सोलेनाइड। सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इन केस ऑफ द स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द अबो फार्मूला at the point well inside the solenoid at the points near its end and the magnetic field is given by, ठीक है। सो ये जो होगा ये इनसाइड द सोलेनाइड होगा। अब अगर हम किसी एंड के रिस्पेक्ट में बात करें कि किसी पर्टिकुलर एंड पर हम बात करें सोलेनाइड के, इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो इसका जस्ट हाफ होगा। वो कितना होगा, बी 0 एंड होगा हाफ म्यू 0 एन इंटू आई, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास एक कैलकुलेशन आ चुका है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सपोज़ ये जो हमारा सोलेनाइड मटेरियल है इज़ वाउंड, इसका कोर मटेरियल, अभी तो हमने सपोज़ कोर पर हमने कुछ भी कंसिडर नहीं किया हुआ है, अगर सपोज़ इस पर कोर पर कोई मटेरियल होता, ठीक है, ये सोलेनाइड की कोर पर अगर कोई मटेरियल स्पेसिफिक होता तो उस मटेरियल की भी परमिएबिलिटी होती, तो इस मटेरियल की परमिएबिलिटी के केस में हम वहाँ पर उसे उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, तो ये जो बी हो जाता वो हो जाता म्यू 0 म्यू आर एन इंटू आई, म्यू 0 म्यू आर एन इंटू आई, ठीक है। तो ये है बेसिकली सोलेनाइड की वजह से या सोलेनाइड
में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस सोलेनाइड के अंदर, उस सोलेनाइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये 2 एप्लीकेशंस हो चुकी है, इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो डेरिवेशन है वो और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाए। थैंक यू।